एक औरत ने करीम लाला पे इल्जाम लगाया कि ये करीम लाला ने मुझे थप्पड़ मारा। जैसे जज ने पूछा आपका नाम, तो करीम लाला बहादुर खान की तरफ देख के बोले, अरे बहादुर खान, ये कौन है जो हमारा नाम पूछ रहा है? इसको मालूम नहीं हमारा नाम क्या है? उनको बोला आपके ऊपर आरोप है कि एक औरत को आपने थप्पड़ मारा है। तो करीम लाला ने कान पकड़े दोनों, आंखें बंद की। मैंने आज तक कभी किसी पढ़ाई औरत को आंख उठा के नहीं देखा। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। एक सबसे बड़े और पहले द ओरिजिनल डॉन जिनको हम कहते हैं वो करीम लाला बने और तकरीबन 1980 तक 40 साल उन्होंने अपनी एक तरह की हुकूमत मुंबई में ही नहीं पूरे देश में एक हिसाब से चलाई। दोस्तों, मैं बलजीत परमार आपके सामने आज कुछ नए किस्से कहानियां मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेके आपके सामने पेश हुआ हूं। मैंने वादा किया था अपनी पहली मैसेज में कि मैं एक हफ्ते में एक बार हिंदी में आपसे मुखातिब हुआ करूंगा और एक बार पंजाबी में। और ये इसलिए है कि जो लोग दुनिया भर में बैठे हैं कहीं भी, वो हिंदी थोड़ा ज़्यादा सुनना, समझना और उसको डाइजेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये बलजीत परमार फॉर यू जो चैनल है यूट्यूब पे, ये मैं अपने हिंदी बोलने वाले भाइयों से मुखातिब होकर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपनी चैनल समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। और अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो और भी आपके जो सोशल मीडिया के साधन हैं उसके थ्रू इसको आगे लोगों तक पहुंचाने का एक यत्न जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े सरगना करीम लाला की। उनका पूरा नाम तो अब्दुल करीम खान शेर खान पठान, बहुत बढ़िया नाम था। और बड़ी छोटी सी उम्र में मुंबई में आके उन्होंने जो 1940 में अपना अंडरवर्ल्ड का जो एक सबसे बड़े और पहले द ओरिजिनल डॉन जिनको हम कहते हैं वो करीम लाला बने और तकरीबन 1980 तक 40 साल उन्होंने अपनी एक तरह की हुकूमत मुंबई में ही नहीं पूरे देश में एक हिसाब से चलाई। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, आसनसोल में, गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलोर, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर और महाराष्ट्र तो है ही। इस हर जगह पे उनके बहुत बड़े एक ग्रुप जो उनका था, जिसको गिरोह बोल सकते हैं हम, उसकी ब्रांचेस थी और बड़े बड़े नामचीन लोग उनके साथ जुड़े रहे अपने अपने तरीके से। और इसके अलावा करीम लाला जो थे वो एक पठानों की एक बहुत बड़ी उनकी संस्था है, पख्तून जिरगा हिंद, उसके ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। तो इन वे जो हिंदुस्तान के जितने पठान थे उस जमाने में, उनके एक सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर भी करीम लाला माने जाते रहे हैं। और उसी वजह से उनकी जो पहुंच थी वो सरकार दरबार तक भी चलती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जब इलाज करवाने आए थे सरहदी गांधी अफगानिस्तान से, तो उनका पूरा खर्चा, उनकी देख रेख थी वो करीम लाला ने ही की थी, एक पठान होने के नाते। खैर, बात करते हैं करीम लाला की जिंदगी से जुड़े कुछ इस किस्म के किस्से जो शायद लोगों ने नहीं सुने होंगे और सुनना चाहते होंगे। पहली बार जब करीम लाला का सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा है जिंदगी में वो 1986 में हुआ, 86 में। उस समय के वहां पे एक स्मगलर थे बहुत बड़े, पटेल उनका सरनेम था, यूसुफ पटेल। उन्होंने एक प्लॉट था बहुत बड़ा मुंबई के प्राइम एरिया में, नागपाड़ा में, उसको खरीदने की उन्होंने ठान ली। और वो प्लॉट था वो घोड़ों का तबेला था, बहुत बड़ा, कोई 1.5-2 एकड़ की जमीन थी वो। लेकिन मुंबई के उस एरिया में उस टाइम पे उसकी कीमत थी वो कोई 150-200 करोड़ के करीब थी। और बड़ी मजे की बात यह है कि वो जमीन जो है वो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जो मुंबई पुलिस का है उसके अक्रॉस द रोड थी, कोई 100 मीटर भी नहीं होगा उसका फासला। और उसकी दूसरी तरफ जो था वो एक दूसरा पुलिस स्टेशन लगता था थोड़ी दूर, और वहां पे वो तबेला था जिसने
यूसुफ पटेल को वो अपना प्लॉट तबेले का बेचने से मना कर दिया। तो एक रात यूसुफ पटेल के गुंडों ने उस तबेले में आग लगा दी, जिसमें बहुत से घोड़े बेचारे जानवर वो आग में जल गए। उसका स्ट्रक्चर पूरा जल गया, क्योंकि यूसुफ पटेल का इतना बड़ा नाम नहीं था, वो स्मगलर था, बदमाश नहीं था। उसने अपने लोगों से काम तो करवा लिया, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यूसुफ पटेल जैसा आदमी ऐसा कर सकता है। तो उनको लगा कि और यूसुफ पटेल की करीम लाला से थोड़ी बनती नहीं थी, तो उसने खुद आग लगा के पुलिस के इन्फॉर्मर्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचा दिया कि ये आग करीम लाला ने लगवाई है। और पुलिस ने करीम लाला को नागपड़ा पुलिस स्टेशन में बुला लिया, अरेस्ट भी कर लिया। तो ये खबर मुझे लगी, मैं अपने ऑफिस में था, तो जूलियो रोबेरो जो हमारे पंजाब के डीजी रहे हैं, उस समय मुंबई के वो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। तो मैं नागपड़ा पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ पे जो सीनियर थे सर मुकादम, वो उन्होंने मुझे करीम लाला से बात नहीं करने दिया। तो तभी कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो मैंने वहाँ पे वो 1 रुपये का सिक्का डाल के जो फ़ोन दीवार पे लगा होता था बड़ा, उससे रोबेरो साहब को फ़ोन किया उनके ऑफिस में कि सर ऐसे मैं नागपड़ा में आया हूँ, और लेकिन ये मुझे ना तो केस की कोई डिटेल दे रहे हैं, तो ना ही मुझे करीम लाला से बात करने दे रहे हैं, ताकि मैं उनका वर्सन जो है वो ले सकूं। मेरा हमेशा अपनी रिपोर्टिंग में ये अकीदा हुआ करता था कि मैं दोनों तरफ से, जहाँ अगर 3 पार्टी है तो तीनों से बात करके उनके व्यूज़ लेके, उनका क्या कहना है वो लेके फिर मैं रिपोर्टिंग किया करता था। तो इस केस में ना तो पुलिस का सीनियर इंस्पेक्टर मेरे से बात कर रहा था, और ना ही मुझे करीम लाला से बात करने का मौका दे रहा था। तो पुलिस कमिश्नर रोबेरो साहब ने मुझे बोला कि आप 5 मिनट के बाद सीनियर के पास जाना, मैं उसको फ़ोन करता हूँ और वो जो आप चाहते हो आपकी बात हो जाएगी। तो मैं 5 मिनट के बाद गया, तो सीनियर बहुत हैरान, वो बोलता मुझे 1.5-2 साल के बाद मुझे यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी पुलिस कमिश्नर ने फ़ोन नहीं किया था किसी बात के लिए। तो आपकी वजह से आज फ़ोन आया, तो बैठिए, पहले चाय पीजिए, फिर जो फिर आपने करना है बाद में करेंगे। तो पूरा रवैया उसका एक कमिश्नर के फ़ोन से बदल गया। तो उसके रूम से चाय पी के मैं जब इंटरोगेशन रूम में गया, तो बहुत बड़ा रूम टेबल लगा हुआ था, उसमें बेंच 3-4 पड़े हुए थे। तो मुझे बोला मैं सीधा आपसे बात तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मामला जो है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कहीं कोई दखल ना हो, तो हम जो इनसे पूछेंगे आप पीछे वाले बेंच पे बैठ के सुन सकते हो। तो करीम लाला को नहीं मालूम कि उसके पीछे को आदमी बैठा है। करीम लाला उस टेबल पे बैठे, और 2 ऑफिसर, एक सीनियर और एक इंटेरोगेशन ऑफिसर था जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और करीम लाला बहुत धीमी आवाज़ से बोल रहे थे, और मुझे पीछे बैठ के कुछ उनकी बात बराबर समझ नहीं आ रही थी। तो मैं वो एक और जो बेंच पड़ा था उसको क्रॉस करके उनके एकदम पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ गया। इनकी बातें चलती रही। बार बार करीम लाला उनको यही बोलते थे कि मैंने जिंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी, किसी आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी पे गोली नहीं चलाई, किसी पे तलवार नहीं चलाई, और ये मासूम जानवरों को मारने का काम मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। ये मुझे आज तक उनका एक डायलॉग याद है कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं किसी प्लॉट के लिए, ज़मीन के लिए। और ये भी बोले पुलिस वालों को कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे किसी से छीन के, किसी से ज़बरदस्ती करके को लेने का मैंने आज तक ना कभी किया, ना करूँगा। तो ये सब बातें मैं सुन रहा था, और साथ ही साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि कहीं वो लकड़ी के बेंच पे बैठना करीम लाला को आरामदेह नहीं लग रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी अनईजी। तो साइड बदल रहे थे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर होके बैठना, थोड़ा इधर खिसकना। तो मुझे लगा कि ही में भी हैविंग सम प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है या कोई कमर की प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसे ही पीछे बैठे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के एहसास हुआ कि ये कुछ प्रॉब्लम है। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मैंने 3 इंस्पेक्टर को बोला कि सर इनको कोई गद्दी वगैरह और कुर्सी की दे दो बैठने की तकलीफ हो रही है। तो अचानक करीम लाला तड़पके कि पीछे से आवाज़ कहाँ से आ गई। उनको मालूम नहीं तो मैं पीछे बैठा हूँ। तो पीछे देखा और बड़े ध्यान से मुझे गौर से देखा, और सिर्फ इतना बोले
कि तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, कौन हो भाई? तो वो पुलिस वाले ने खुद ही बोल दिया कि ये एक अखबार के रिपोर्टर हैं, तो और हमें बड़े साहब का ऑर्डर हुआ था इसलिए हमने उनको बैठाया। तो करीम लाला को दूसरे इंस्पेक्टर ने, जो जूनियर था, उसने एक कुर्सी से गद्दी उठाई और करीम लाला को दे दी और वो गद्दी पे करीम लाला बैठे। ये मेरा एक करीम लाला से आगे आने वाले सालों में जो एक मेरा राब्ता बना, एक उनके दिल में मेरे लिए जो रिस्पेक्ट बनी, और मेरे दिल में करीम लाला की रिस्पेक्ट इसलिए बनी कि वो आदमी अंडर प्रेशर भी सच बोल रहा था और बिल्कुल डरा नहीं पुलिस वालों से। खैर, केस ऐसा था कि कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी थी, FIR दर्ज हो चुकी थी कागजों में, और उसको मिटाया नहीं जा सकता। वो तो फिर कोर्ट का काम होता है कि कोर्ट उसको छोड़े या क्या करे। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने करीम लाला को बोल दिया कि देखिए, अभी कंप्लेंट तो ऑफिशियल कंप्लेंट आई है, तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आप अपना वकील, किसी को बोलना है तो आप वकील करके आप कोर्ट में जाके जमानत के लिए जा सकते हो। तो बाहर तब तक कितने टाइम में बाहर 150-200 पठानों का हजूम जो था वो पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गया। उसमें 3-4 वकील भी थे। वो उनको इशारा करके इंस्पेक्टर ने बुलाया और वहां से करीम लाला को सीधा कोर्ट में लेके गए और उनकी शाम तक जमानत हो गई। तो कहने का मतलब ये कि वो आदमी जिसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा, और वो आदमी ने कोई पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश नहीं की, उसने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, उसने कोई गाली गलोच नहीं किया, उसके लोगों ने कहीं पुलिस स्टेशन में कोई पथराव नहीं किया। एक कानून को मानने वाला वो आदमी करीम लाला। ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी मेंशन है, पठान ब्रांच हमारी है एक स्पेशल ब्रांच के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ है कि करीम लाला बेशक एक अंडरवर्ल्ड सरगना है, लेकिन वो कानून का पालन बराबर करता है। ये कई केसेस में उनके लिए कमेंट्स लिखे हुए हैं रिकॉर्ड में। खैर, ये पहला केस था जो करीम लाला के ऊपर बना 1986 में। अब इसके उल्ट आगे दूसरा केस जो करीम लाला की लाइफ में बना वो 1994 में बना, 1994 में। वो केस में एक औरत ने करीम लाला पे इल्जाम लगाया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको छीनने के लिए करीम लाला ने मुझे थप्पड़ मारा। तो वो केस औरत ने किया, बड़ा सीरियस मामला होता है। और औरत भी मुंबई के सबसे पॉश एरिया मालाबार हिल, उसमें एक शिमला हाउस करके एक लोकेलिटी है, उसमें उसका फ्लैट था औरत का। बात कुछ ऐसे थी कि करीम लाला का एक पुराना एक आदमी था करिंदा, जो उनके जुए के अड्डे वगैरह देखा करता था, वो औरत के उस शख्स के साथ रिलेशन थे। करीम लाला ने उस आदमी को पैसे की हेराफेरी के चलते हुए कुछ निकाल दिया था काम से 1.5 साल पहले, इस किस्से के पहले। तो उस आदमी ने बदला लेने के लिए अपनी वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो औरत के साथ उसका कोई रिलेशन था, उससे कंप्लेंट करवाई, और वो मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में नहीं करवाई। उसका जो कोई जो और एक एड्रेस था कहीं का औरत का, वहां पे करवाई, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बनती थी वो दूसरी जगह बने, उनको लगे कि करीम लाला की वहां चलेगी नहीं। यार, उसने कंप्लेंट की तो पुलिस ने करीम लाला को अरेस्ट करके उसी दिन सुबह अरेस्ट किया और 10:30-11 बजे गिरगाम कोर्ट है मुंबई के ओपेरा हाउस एरिया में, तो गिरगाम कोर्ट में करीम लाला को खड़ा कर दिया। मेरा उस जमाने में अपना बॉम्बे अखबार चलता था और वो वहां से वॉकिंग डिस्टेंस था उस कोर्ट से। तो मैं अपना एक रिपोर्टर और फोटोग्राफर लेके, किसी प्रेस को मालूम नहीं बॉम्बे में कि करीम लाला को अरेस्ट किया है औरत की कंप्लेंट। और ये किस्सा जो था ये वो जज ने भी ये लिखा बाद में कि ऐसा किस्सा कचहरी में, कोर्ट में, ओपन कोर्ट में कभी उसने भी नहीं देखा। तो जब करीम लाला को कटहरा में खड़ा किया गया तो एक मुंबई की कोर्ट में एक रवायत है कि सबसे पहले आरोपी का नाम पूछा जाता है। उस टाइम पे करीम लाला की एज थी 84-85 ईयर्स 1994 में। तो लेकिन ही वॉज वेरी अलर्ट, कोई डंडा सोटी हाथ में नहीं थे, बराबर सब दिल दिमाग सब कायम था। तो कटहरे में खड़े हो गए और बड़े हैरान परेशान, चारों तरफ बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बेंच लगे हुए, लोगों के पीछे कटहरा बना हुआ, दो जज के, और बड़े ऊंचे लेवल पे वो जज सब बैठा करते थे।
तो हुआ ऐसे कि वो जो जज थे, वो जब 86 वाला जो केस था, उसमें जो उनका मेन वकील था करीम लाला का, उसका असिस्टेंट रह चुका था, बाद में जज बना था। और वो करीम लाला को सब जानते थे, लेकिन जो कानून है उसकी कार्रवाई के मुताबिक नाम पूछना बहुत जरूरी, नाम, उम्र और पता, 3 चीजें पूछी जाती। तो जज ने अपने टेबल से पूछा आपका नाम। तो करीम लाला का जो मेन बॉडीगार्ड था और उनका सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड करता धरता सब, वो बहादुर खान पठान था। 6 फुट हाइट, बड़ा लंबा चौड़ा और पढ़ा लिखा था वो। और वो कोट पहन के रखता था हमेशा, कई बार गर्मियों में भी कोट पहन लेता था, उसकी आदत थी। तो वो जैसे जज ने पूछा आपका नाम, तो करीम लाला बहादुर खान की तरफ देख के बोले, अरे बहादुर खान, ये कौन है जो हमारा नाम पूछ रहा है? इसको मालूम नहीं हमारा नाम क्या है? तो बहादुर खान बेचारा अपने बेंच से उठा, भाग के गया, करीम लाला के कान में बोला कि बड़े बाबा, ये कचहरी है, कोर्ट है, ये आपने बहुत पहले देखी होगी, तो भूल गए होंगे आप, लेकिन ये जज साहब हैं और आपका नाम पूछ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। करीम लाला ने बोल दिया, अब्दुल करीम खान शेर खान पठान। अब जज ने पूछा आपकी उम्र? अरे बहादुर खान, ये तो अभी उम्र भी पूछ रहा है, कितना उम्र है हमारा, अभी तुम ही बता दो। वो जज तो समझ गया कि बेचारा शरीफ आदमी है, ऐसे फंसा दिया इसको, लेकिन कार्रवाई तो करनी थी। तो बहादुर खान ने थोड़ा उनकी बोला कि जी 84 साल इनकी उम्र है। तो जज ने बोला नहीं, वो आरोपी को बताना चाहिए उम्र। तो करीम लाला बोलते हैं कोर्ट में कि जब मेरा आदमी बता रहा है तो आपको उसके ऊपर यकीन नहीं है? हम पठान लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उसने अगर 84 साल बोला है तो 84 ही होगा। खैर, तो आपका पता? करीम लाला बोलता, वो तो मुझे भी नहीं पता। कौन सा पता पूछते हो आप? मेरे घर का पता आपको मालूम है, मेरा ऑफिस का पता सब दुनिया जानती है, और मुझे एड्रेस नहीं मालूम उसका क्या है। मैं तो जाता हूँ, घर से निकल तो चला जाता हूँ, मैंने कोई चिट्ठी तो कभी लिखी नहीं कभी अपने पते की। तो जज ने बोला ठीक है। उनको बोला आपके ऊपर आरोप है कि एक औरत को आपने थप्पड़ मारा है। तो वो करीम लाला ने कान पकड़े दोनों, आंखें बंद की, हाथ उठा के जैसे आदमी दुआ करता है ऐसे किया, कोर्ट में कटहरे में खड़े, और बोले आप मुझे मालूम नहीं आप क्यों पूछ रहे हो ये बात। मैंने आज तक कभी किसी पराई औरत को आंख उठा के नहीं देखा, थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। कोई एक औरत हिंदुस्तान में बोल दे कि मैंने किसी को उनकी आंख उठा के देखा हो, बुरी नजर तो बात की बात है। तो जज बोलते 2500 रुपये की जमानत पे छोड़ा, ऐसा करके अनाउंस करते हैं मुंबई की कोर्ट में। तो 2500 की जमानत पे करीम लाला को छोड़ दिया। केस तो बन गया था, वो बाद में चला केस में 3-4 महीने के बाद खत्म हो गया था। और औरत ने कोर्ट में फिर माफी मांगी कि मुझे तो ये फला आदमी ने ये कंप्लेंट करने को बोला था। तो जज ने उसको 12,000 का फाइन भी लगाया था उस औरत को, और वो आज शख्स जिसने वो केस करवाया था उसके ऊपर पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया कि इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, इसको कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। खैर, तो ये करीम लाला के किस्से, इतना दलेर, सीधा, सच बोलने वाला आदमी, और ये औरतों वाली बात जो उन्होंने कही उसका सबूत मुझे थोड़े दिनों के बाद मिला। एक जोगिंदर एक्टर हुआ करते थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, जिनको रंगा खुश भी बोलते हैं, जोगिंदर रंगा खुश। उन्होंने एक फिल्म बनाई, वो करीम लाला के पास बहुत जाया करते थे। जोगिंदर को बहुत शौक था हाजी मस्तान को मिलना, करीम लाला को मिलना, ऐसे जो अंडरवर्ल्ड के सरगना थे उस टाइम पे, वरदाराजन मुडलियार को मिलना। तो उसने एक फिल्म बनाई और करीम लाला को फोन किया कि मैंने इसका एक ट्रायल रखा है फिल्म का, आप देखने आइए। रिलीज के पहले वो ट्रायल रखने का रिवाज हुआ करता था बॉम्बे में। तो बांद्रा में एक 3 थिएटर थे, उनमें से एक छोटा सा प्रीव्यू थिएटर था जिसमें 20-25 लोग बैठा करते थे। तो वहां पे उसने रखा। तो करीम लाला ने पता नहीं क्यों बोल दिया कि जोगिंदर भाई बात ऐसे है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, देखो अगर बलजीत भाई मान जाए तो उनके साथ में आऊंगा देखने, उनसे पहले बात करूं। मुझे नहीं मालूम ये बात कैसे उनके दिमाग में आई। तो जोगिंदर का मुझे फोन आया, बोला भाई साहब वो मैंने ट्रायल रखा है और करीम लाला साहब बोलते हैं कि आप साथ में आएंगे तो वो आएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मुझे ये होता था कि मैं अगर किसी भी फील्ड के बड़े आदमी के साथ मुझे कुछ समय बताने का मौका मिले तो मुझे कुछ अंदर की बातें मालूम पड़ती थी।
उस आदमी का करैक्टर के बारे में, उसके पहन चहल के बारे में और उसके ख्यालात क्या हैं, उसके विचार क्या है, वो सब देखने समझने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं मान गया, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो मैंने बड़े बाबा को फ़ोन भी कर दिया, करीम लाला को, कि मैं वहाँ पे सीधा आ रहा हूँ, गाड़ी लेके आप आ जाना। बोलते नहीं हम रास्ते में मिलेंगे कहीं, लेकिन वहाँ थिएटर में जाएंगे एक साथ में। तो वहाँ बांद्रा में वहाँ पे एक जो मेन सिग्नल है वहाँ पे हम लोग मिले। करीम लाला एक पास से अम्बेसडर गाड़ी थी काले रंग की, जो पीछे से डिक्की उसकी जो बंद होती है उस किस्म की गाड़ी थी, वो सेडान किस्म की। तो वो गाड़ी लेके आई तो मैं बैठा, तो मेरी गाड़ी ड्राइवर मेरा पीछे पीछे लेके गया। तो वहाँ से 200 गज की दूरी पर ये थिएटर था। तो वहाँ पे हम गए, फिल्म शुरू हुई। 15 मिनट के बाद उस फिल्म में रेप सीन आ गया। उस जमाने में हर फिल्म में एक रेप सीन होना इसलिए जरूरी हुआ करता था कि एक प्रोड्यूसर को लगता था कि इसके बिना फिल्म चलेगी नहीं। तो जो हीरोइन थी वो बड़ी खूबसूरत ली थी उसने, और नई हीरोइन थी, कोई पुरानी एस्टेब्लिश हीरोइन नहीं थी। तो हीरो तो खुद ही बना हुआ था ये जोगिंदर, और विलन भी खुद ही था, डबल रोल कर रहा था उसमें। तो जब रेप सीन हुआ तो जोगिंदर रेप सीन कर रहा है फिल्म में, और यहाँ करीम लाला के साथ बैठा है। तो उसको बोलते हैं जोगिंदर क्या कर रहा है तुम, ये इतना गंदा काम कर रहा है तुम। मुझे बोले उठो बलजीत भाई उठो, चलो हम ये फिल्म नहीं देखनी है, ये बहुत बहुत गंदा घटिया फिल्म बना रहा है ये। आप मानोगे नहीं, जोगिंदर की हालत ऐसी, 15 मिनट शुरू नहीं हुए और वो रेप सीन देख के करीम लाला बीच में छोड़ के आगे। जोगिंदर ने बहुत मनाया कि जो फिल्म में ऐसा होता है सब नकली है। वो बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो बुरा लग रहा है, जो मुझे बुरा लग रहा है तो ये तुम्हारी फिल्म कभी नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। और वाकई वही हुआ। वो फिल्म जब रिलीज भी हुई तो एक शो नहीं चली, वो फ्लॉप हो गई फिल्म बुरी तरह। तो ये करीम लाला का एक किरदार था कि वो फिल्म में भी रेप सीन देख के उसको बुरा लगता था। और करीम लाला बाद में मुझे गाड़ी में बोले कि मैं आज दूसरी बार कोई ऐसे थिएटर में कुछ जो सिनेमा देखने आया हूँ। उसके पहले हाथी मस्तान, उसके पहले एक मटके वाले थे, एक रतन खत्री, उसने एक फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, अपना रंगीला रतन नाम रखा था उसका फिल्म का। तो वो जबरदस्ती कहीं करीम लाला को ले गया था फिल्म दिखाने। वो बोलते उसमें मैं इसी तरह बीच में छोड़ के आ गया था, कुछ अजीब सी गंदी गंदी बातें उसमें दिखा रहे थे। तो ये करीम लाला का एक करैक्टर था। और उसका एक और सबूत अगर मैं आपको सुनाऊं तो हेलन का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छी डांसर है, फिल्मों की एक जमाने में रही हैं, और आजकल सलमान खान के बाप से शादी भी की हुई है। इस अफेयर के पहले वो एक पीएन अरोरा करके एक हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, फाइनेंसर हुआ करते, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। आपने इनको झगड़ा हो गया तो उसने क्या किया, पीएन अरोरा ने पूरे हेलन के जेवरात, पैसा और कुछ कीमती चीजें लेके घर को ताला लगा के चला गया। और ये बेचारी ने अपनी मेहनत करके पैसे कमाए थे उस जमाने में, तो ये परेशान। पुलिस स्टेशन गई, बोलते आप रसीद लेके आइए, जब आपने जो चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं उसकी मलकियत का कोई सबूत आपके पास है, आपने कहाँ से खरीदा था, कितना वे उसका वजन था या क्या उसकी कीमत थी। वो आकर बेचारी 2-3 दिन के बाद वो दिलीप कुमार साहब के पास चली गई, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरी हेल्प कीजिए। तो दिलीप कुमार को एक ही दिमाग में आना था, उसने करीम लाला को फोन लगाना शुरू किया लैंडलाइन पे। कुछ बात सी हुई कि बात हुई नहीं फोन पे। तो दिलीप कुमार साहब ने एक छोटा सा पेपर लेके उस पर उर्दू में नोट लिखा कि बड़े बाबा आपके पास मैं ये एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की औरत है, नाम नहीं लिखा उसमें हेलन का, तो ये बहुत बड़ी एक्टर है, आर्टिस्ट है, और ये तकलीफ में है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, तो आप प्लीज इसकी बात सुनिए और इसकी हेल्प कीजिए। वो हेलन को नोट दे दिया और वो चिट्ठी लेके हेलन डोगरी में करीम लाला साहब के ऑफिस में पहुंच गई। तो करीम लाला साहब बाहर दीवार थी बहुत बड़ी, उसके पास एक चारपाई लगा के बैठा करते थे, कुर्सी में तो ऑफिस के अंदर होता था, और चारों तरफ 20-25 पठान बैठे रहते। वो एक डेड एंड था गली का, तो वहां उनका एक ओपन एयर ऑफिस एक हिसाब से चलता था। जब हेलन वहां पे आई तो करीम लाला देख के हैरान, और पठान भी हैरान के ये हमारे दरबार में पहली बार को औरत आ रही है। और एक एक्ट्रेस की जो ड्रेस होती है, जो चलने का अंदाज होता है, जो एक उसका बिहेवियर था, वो
देख के सब परेशान। उसने आके चिट्ठी दी करीम लाला को कि दिलीप कुमार साहब ने मुझे भेजा है। तो करीम लाला ने बहादुर खान को बोला, देखो क्या लिखा है इसमें। तो बहादुर खान ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई। तो करीम लाला साहब ने पहले तो 2-4 गालियां दिलीप कुमार को निकाली सबके सामने। बोले ये उल्लू के पट्टे को मालूम नहीं कि इस इलाके में अकेली औरत को भेज रहा है, मुझे फोन कर देता है या किसी अपने नौकर चाकर को भेज देता है ये चिट्ठी दे के, तो मैं काम तो फिर भी कर देता। ये औरत को भेज के इसने अच्छा नहीं किया। और मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारे इलाके में एक अकेली औरत एक पल्लू पर ला के कुछ हमसे इंसाफ मांगने आई है। तो खैर उन्होंने उसको बोले आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। बहादुर खान को बोला इनको बाहर जाके टैक्सी में बिठा के और एक अपना आदमी साथ में भेजो जो इनको घर पे छोड़ के आए। खैर हेलन वहां से सीधी दिलीप कुमार साहब के घर गई है, उनको जाके बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है। वो तो मैं तो डरती डरती जा रही थी, लेकिन वो तो बहुत अच्छे उम्दा इंसान है, उन्होंने इतनी इज्जत की मेरी, और आपको गालियां भी निकाली कि आपने मुझे वहां पे क्यों भेजा। वो बोला चलो कोई बात नहीं, वो मेरी शायद करीम लाला सही कह रहे हैं, मुझे आपको नहीं भेजना चाहिए था वहां। तो खैर वो उस रात घर नहीं गई। वो दूसरे दिन सुबह जब घर गई देखने के लिए तो उसका घर खुला और एक उसका जो नौकर था घर का पुराना, जो घर बंद होने की वजह से कहीं गया हुआ था, वो पियानो अरोड़ा के साथ ही चला गया था शायद वो, तो वो घर में बैठा है और पूरा सामान ड्राइंग रूम में रखा हुआ और नौकर वहां पे बैठा है घर की राखी कर रहा है। पूरा सामान हेलन का 24 घंटे के अंदर अंदर उसके घर में वापस पहुंच गया। तो ऐसे कुछ किस्से हैं करीम लाला के, ये एक सेगमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहेंगे तो अगले सेगमेंट में अगले हफ्ते इसी तरह करीम लाला के किस्से लेके एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और भी बहुत किस्से हैं करीम लाला, हाजी मस्तान के, दूसरों, ये सब हम बातें करेंगे। जो कुछ अनसुनी अनकही बातें हैं ये चलती रहेंगी। आपसे फिर मिलेंगे और मत भूलिएगा कि ये चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और इसको लाइक भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।